बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज बहुत सी खबरें हैं, लेकिन बहुत सी खबरों में जो सबसे नुमाया है वो खबर है डिप्टी वज़ीर आज़म का मुकर्रर किया जाना। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी तरफ से इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा थे, उनको डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। अब डिप्टी वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के बाद बहुत सी चमगोइयाँ जन्म ले रही हैं, बहुत सारे तबसरे मंजर आम पे आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइन के अंदर इसकी इख्तरा मौजूद ही नहीं है, आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने के लिए। लेकिन माजी में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो क्या आपको कोई डिप्टी वज़ीर आज़म दिखाई देता है? माजी में दो पार्टीज़ की जब मिल के हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, तो उन दोनों पार्टीज़ के माबैन एक मुआहिदा हुआ था वफाक में मुकम्मल शराकत दारी के हवाले से, वफाक की कैबिनेट के अंदर बराबरी के हिस्सेदारी के ऊपर। तो उस वक्त जब शुजात हुसैन साहब भी वफाकी वज़ीर थे और परवेज़ इलाही साहब वफाकी वज़ीर थे इंडस्ट्री के, उसके अलावा वो वफाकी वज़ीर दिफा भी थे, 3 वजारतें उनके पास मौजूद थीं, तो उनको उस वक्त डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। उससे पहले भी बताया जाता है उस वक्त भी चमगोइयाँ बहुत सी हुई, बहुत से लोगों ने कहा कि ये आइन से मावरा है, आइन से मावरा इकदाम नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर खामोश दिखाई देती थी, लेकिन उससे पहले भी तारीख ये बताती है कि 2 डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहिबा वो भी डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे कुछ अरसे के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी रहे। और अब ये अगर उस हिसाब से देखा जाए, लंबे अरसे के हिसाब से देखा जाए कि कुछ महीने, तो ये दूसरे बनते हैं, और अगर कुछ दिनों या कुछ वक्त, कुछ लम्हों के लिए, तो ये चौथे बनते हैं। लेकिन इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब वो ये ट्वीट करते हैं कि आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तब जब परवेज़ इलाही साहब बने थे तो उस वक्त वो ऐवान सदर के तर्जुमान हुआ करते थे फ़रतुल्लाह बाबर साहब। इसी से बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज क्या वजह समझते हैं कि पैंतरा ये जो खेला गया है, ये जो ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, किसको खुश करने के लिए या इसके पीछे मंतिक क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपने बड़ी अच्छी पहले बात की कि आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं। क्या आइन में इस बात की गुंजाइश है कि आपके पास फार्म 45 हो, उसके बावजूद आपको हरा दिया जाए? आइन में इस बात की गुंजाइश है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेकर जाया जाए? क्या आइन में इसकी गुंजाइश, इस चीज की जगह है, इस जगह की गुंजाइश है कि आपको एक बड़ा दारा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का कहे और हुकूमत की तरफ से बजट भी ना दिया जाए, लॉटरी भी मुहैया ना किया जाए? क्या आइन में इस बात की गुंजाइश है कि जनाब आप जो ट्रिब्यूनल बनाए जिनसे इलेक्शन फैसले करने हैं उसके लिए एक मुद्दत का तयन हो, लेकिन कई हुकूमतें खत्म हो जाएं और ऐसा मामला ना हो? क्या आइन में इन तमाम चीजों की गुंजाइश है? अगर तो आइन में इन चीजों की गुंजाइश है, अगर आइन में ये तमाम चीजें मौजूद हैं और इसकी गुंजाइश दी जाती है, तो फिर आप इस छोटे से इशू को मत इशू बनाएं। ये नहीं है कि आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। इशू ये है कि इसका मतलब है कि कुछ और होने जा रहा है। देखें, एक चीज ज़हन में रखिएगा, इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान आए थे तो इसहाक डार साहब के पास पीडीएम हुकूमत से कहा जाता था कि सबसे ज्यादा इख्तियारात इसहाक डार के पास। अब उस बाद एक वक्त आया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाए और वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगने शुरू हो गए, प्रोटोकॉल शुरू हो गया, और ये कहना शुरू कर दिया गया कि इस पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। नवाज शरीफ के लिए बेइंतहा यहाँ पे काम किए गए। इवन के इलेक्शन से एक दिन पहले आपने तमाम मीडिया में वजीर आजम नवाज शरीफ इसकी खबरें पढ़ी, ये तमाम चीजें देखी, ये सारा कुछ देखा। उसके बाद आखिरकार होता क्या है? उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनते। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम की दौर से बाहर हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से स्पीच भी कराई जाती है, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब किसी एक जगह नजर नहीं आते। मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड दे रहा हूं जिससे सुनने वाले तमाम हमारे सामीन को इस बात का इल्म हो जाएगा कि हुआ क्या। फिर उसके बाद हुआ ये कि अचानक से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के अंदर गई उनके पार्टी के जुम्मेदारान की तरफ से। फिर एक बाकायदा मैं ये आपको वो हक दे रहा हूँ जो शायद के पास ना हो, फिर बाकायदा ये बात की गई कि क्यों ना कुछ तब्दीली की जाए, क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए
कि जिससे जो मियाँ साहब के साथ हुआ है, मियाँ नवाज के साथ हुआ है, उनके गम को कम किया जाए, या मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि असल पावर मैं हूँ, मज़ाकरात से लेकर दीगर मामलात मुझसे किए जाने चाहिए, असल आदमी मैं हूँ। और सबसे पहला काम क्या हुआ, याद करें 3-4 दिन पहले अचानक ये करारदाद पेश हो जाती है। पेश करने वाले लोग भी कौन है कि जिन लोगों ने इस अपनी हुकूमत पर बेइंतहा तनकीद के जो है निश्तर बिछाए। फिर उन्होंने कहा जनाब कि सदर जो है मुस्लिम लीग नून के, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए। और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ थे? चाइना में। इस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब चाइना में। और उस वक्त भी अनाउंस होता है और उसके बाद कहते हैं जी पंजाब ने ये करारदाद मंजूर कर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अगर आप असूलन देखें तो पंजाब में ही है ना, तो पंजाब ने यह करारदाद मंजूर करते हैं। लिहाजा अब इस करारदाद के मंजूर होने के बाद बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, वो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होंगे। और शहबाज शरीफ साहब चूंकि वजीर आजम है, उनके पास और भी मसरूफियत है, लिहाजा फलां होगा। अब इन तमाम चीजों के बाद पहली शॉट वो खेली जाती है जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। दूसरी शॉट वो खेली जाती है वो ये होती है कि साहब को वजीर आजम बना दिया जाता है, वाइस चेयरमैन वजीर आजम बना दिया जाता है, डिप्टी वजीर आजम बना दिया जाता है, भी आप इसको लफ्ज अब इस्तेमाल वो बना दिया जाता है। अब इस सारे मामलात के बाद एक पैगाम जाता है, तो सबसे बड़ा पैगाम है मुस्लिम लीग नून के अंदर और उन तमाम जगहों पे जहां पर मामला तय हो रहे हैं कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर फैसले, मुस्लिम लीग नून के अंदर पावर और मुस्लिम लीग नून के अंदर दीगर सारे मामला जो हैं उसका इख्तियार मियां नवाज शरीफ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए इसाकदार कोई शक नहीं है, काबिल आदमी है, अपनी जमात के अंदर वो एक काबिल आदमी। इसाकदार 100 चीजें कर लें, लेकिन इसाकदार ने बड़े बुरे वक्तों में इन लोगों को हौसला दिया है, इन लोगों का साथ दिया। अब मामला यह है कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े। शहबाज शरीफ 1 नंबर पे खड़े थे, आज के फैसले के बाद शहबाज शरीफ नंबर 4 चले गए। इसका मतलब है कि डिप्टी वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ के बाद इख्तियार उनके पास होंगे, और जब उनके पास इख्तियारात होंगे तो कैबिनेट में जितने भी वजीर होंगे, चाहे वो किसी भी वजारत से तल्लुक रखते हों, उनसे वो पूछ सकते हैं, पर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। या सर आपको पता है कि कल आपने एक सवाल पूछा था सेनेटर साहब से, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि जनाब समझ लें कि उनसे इख्तियारात ले लिए गए। जो आपने एक सवाल किया था कि बहुत से इख्तियारात तो सेक्रेटरी दे दिए हैं, वज़ीर आज़म ने दे दिए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात को छोड़ के मुख्तलिफ वज़रा और सेक्रेटरीज को वो तफवीज़ कर दी। तो अब एक आखिरी इख्तियार था, वो भी उनसे खत्म हो गया। मैं बिल्कुल वो बात कहता हूँ कि अब शहबाज शरीफ जो है, यहाँ तो उस पर ये अदम इत्मीनाद है, यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उन्हें ये बता दिया गया है कि आपने जो गेम की थी वो गेम आपके साथ ही हो सकती। और अगर इस सारी चीज में किसी और की मुशावरत शामिल है, किसी और जगह से ये सब कुछ हुआ है, तो फिर आप जहन में रखिएगा आने वाले दिनों में फिर और भी बहुत बड़े फैसले होंगे। लेकिन राणा साहब अजीब सी बात नहीं लगती कि माजी में अगर कोई डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया था तो 2 पार्टीज में मुआहिदे के तहत बना था, इश्तराक की हुकूमत थी, यानी अब अगर डिप्टी वज़ीर आज़म बनता तो MKM पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो साथ हैं उनमें से बनाया जाता, अपनी ही जमात से डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिए, ये चंबे की बात लगती। मैंने तो आपको सारी बात खोल के रख दी है, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ किसने किस तरीके से ये सारा कुछ किया। और मुझे एक बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो बड़े करीब है इनके, मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये लफ्ज कहा, उन्होंने कहा जी बड़े मियाँ साहब ने बता दिया है कि मैं हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आखिरी पोजीशन पे, ये लफ्ज उस शख्स ने अदा किया बड़ा इनके करीब तरीन है। मैंने उनसे फोन पे पूछा, मैं कहा सर ये क्या हो गया है, ये क्या गेम चल गई है, अचानक से विजिट पे भी सारे हैं और अचानक से ऐसी कौन सी नौबत आ गई, अब सऊदी अरब गए हुए हैं और आपको फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया है, आखिर बात क्या? तो उन्होंने कहा बस ये ज़हन में रखें कि शहबाज शरीफ एक तो इसका ये आखिरी टेन्योर है, और दूसरा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बहुत सी चीज़ों का जो सामना करना था
शहबाज शरीफ को जो बहुत सी चीजें भुगतना थी, शहबाज शरीफ को अब वो चीजें भुगतना पड़ेगी। नहीं राणा साहब, आपने ये नहीं पूछा कि क्या ये कॉल के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ है? यहाँ पर जाने से पहले दस्तखत अगर हुए थे तो पहले क्यों नहीं इसका ऐलान हुआ? उनकी गैर मौजूदगी में ही क्यों ऐलान हुआ इसका? मिर्जा कहते हैं, और मैंने जिनसे पूछा उन्होंने कहा जी कोशिश हो रही थी, साइन पहले हो चुके थे, कोशिश हो रही थी किसी तरीके से इसे टाल दिया जाए, किसी तरीके से इस टूर के बाद ये किया जाए, किसी तरीके से अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में ले लिया जाए, या किसी तरीके से कोई ऐसा सिलसिला किया जाए तो उन्हें ये वजारत देने की बजाय कोई और वजारत दे दी जाए, कोई और बड़ा अहम तरीन ओहदा दे दिया जाए। लेकिन फिर कोई फोन बड़ा सख्त था और नाराजगी का इजहार था, और उस नाराजगी के इजहार को दूर करने के लिए फौरी तौर पर छुट्टी के दिन जब ये नहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ कि जनाब किसानों से अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नहीं राणा साहब किया तो है, किसानों से काम किया तो है। वो किसान इत्तेहाद के सरबराह कह रहे हैं कि रात को हमारे बंदे उठाए गए, लेकिन आज रात को बंदे उठाए गए। आज अभी कुछ देर पहले उनका मुज़ाकरात भी ठीक हो गए हैं। अब तो ये हो गए और कहा जा रहा है कि कल एहतजाज नहीं होगा, कहा जा रहा है कि गंदम जो है वो खरीद ली जाएगी। ये सब कुछ लॉलीपॉप है, हकीकत है या किसी और तरफ है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और आपने भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में, चौथे माह की हुकूमत के अंदर इतनी तब्दीलियां, इतनी ज्यादा मायूसी, इतने ज्यादा मुश्किलात और इतनी ज्यादा मुश्किलात के अलावा इतनी ज्यादा परेशानियां मैंने नहीं देखी किसी हुकूमत के लिए, तो इस हुकूमत के लिए। डिप्टी वजीर आजम बनाना पड़ गया। आप अपनी मर्जी की वजारतें नहीं दे सकते, आप फैसला करने में बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। आपके इत्तेहादी होने के बावजूद भी आपकी हर चीज पर तनकीद करते हैं। कल आप मुझे बताएं कि सोलर के हवाले से सुबह से खबर चल रही थी कि जनाब उसमें टैक्स लग रहा है, फला हो रहा है जो सोलर लगाएगा, और उसके बाद सरकारी तौर पे आया कि जनाब ये खबर झूठी है और ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन नासिर शाह साहब ने क्या उस पर नहीं कहा कि हम इस भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, भरपूर तरीके से मज़ामत करेंगे? क्या हमारे प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी साहबा ने ये नहीं कहा? शर्मिला फारूकी साहब, नासिर शाह साहब इनके इत्तेहादी हैं और अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं, वो झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर तो वो ये बात कोई तहरीक इंसाफ का बंदा कहता तो ये कहते जनाब इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन ये बात तो उनकी अपनी इत्तेहादी कह रहे हैं, जिनकी वजह से वो हुकूमत में है, जिनकी वजह से वो हुकूमत कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो वजीर आजम है, जिनकी वजह से वो इक़्तिदार के मस्तक पे बैठे हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि आज के कुछ फैसलों के बाद अब मुझे ट्रेन वापस अपने स्टेशन पे जाती नजर आ रही है। अब मुझे एक उल्टी गिनती होती नजर आ रही है। अब मुझे बहुत राणा साहब, अगर ये ट्रेन वापस स्टेशन की तरफ जाएगी तो फिर जंक्शन की तरफ आने वाली तमाम ट्रेन के रास्ते भी रोके जाएंगे। नहीं, ये नहीं होता। लाइन एक नहीं होती, लाइनें 3-4 होती हैं। लाइनें 3-4 होती हैं, और हमेशा ट्रेन चलाने वाले और हमेशा ट्रेनों को चलाने वाले, बल्कि ट्रेनों को चलाने वाले एक ही लाइन नहीं रखते, उनके पास 3-4 लाइनें होती है। अगर एक लाइन पे ट्रेन खराब हो जाए तो फौरी तौर पर दूसरी लाइन का इस्तेमाल हो जाता है, दूसरी लाइन भी ठीक ना हो तो तीसरी लाइन का इस्तेमाल हो जाता है। ये एक लाइन नहीं होती। नहीं, आप क्या समझते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन वापस जाएगी या चंद बोगियों के मुसाफिर ही वापस पहुंचेंगे? नहीं, अगर आप इस ट्रेन में देखें तो इस ट्रेन में मुसाफिर ही चंद है, और ये मुसाफिर ही हैं। ये लफ्ज आपने बड़ा अच्छा कहा है, ये मुसाफिर हैं। ये ट्रेन के मुस्तकिल गाहक नहीं है, ये ट्रेन का गार्ड नहीं है कोई, ट्रेन का ड्राइवर नहीं है कोई, ट्रेन का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है कोई। ये राणा साहब बाकायदा तौर पे ये लगता है टिकट के बगैर मुसाफिर है, किसी भी स्टेशन पे उतार दिया जाए। बल्कि ये वो मुसाफिर है जिनको किसी वक्त भी किसी भी स्टेशन पे उतार दिया जा सकता है। ये वो मुसाफिर है जिन्हें धक्का भी दे दिया जा सकता है कि जनाब टिकट नहीं है, चल थले। ये बात है। ये बात को मैं बिल्कुल, ये आपने अच्छा एक फिक्रा का, मुसाफिर ये मुसाफिर हैं। ये इनका बसेरा चंद दिन का है, चाहे वो इक़्तिदार में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे इस मुल्क के अंदर। ये बड़ी क्लियर सी चीज है। तो ये आज की चीजें जो है, मैं देख रहा हूँ कि हर टीवी चैनल्स पर इसी चीज को डिस्कस किया जा रहा है, हर टीवी चैनल्स पर यही बात डिस्कस की जा रही है
तो ये तो है, ये तो अब शहबाज शरीफ के लिए। अच्छा राना साहब, नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, मुल्क के तूल अर्स में जो ऐलान किया हुआ है, फिर सखर से ट्रेन भी चल गई, धरने क्या वो दे पाएंगे? और दूसरी बात ये कि पहले बात की जाती है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत वालों से नहीं किए जाएंगे, फिर ये कहा जाता है कि सियासी जमातों से भी किए जाएंगे, दूसरों से भी किए जाएंगे। आज रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं कि 3 जमातों को पॉइंट आउट किया था खान साहब ने कि उनके साथ इंगेज नहीं करना, पीपल्स पार्टी, PMLN और MKM। जब इनको इंगेज नहीं करना तो फिर इंगेज क्या गैर जमहूरी ताकतों को करना? चलिए खबर दे दो आपको, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जी। तमाम जमातों से मुज़ाकरात PMLN, PPP और MKM भी? जी कोई भी हो, तमाम जमातों से मुज़ाकरात होंगे। सही। लेकिन उन मुज़ाकरात में बात कोई ऐसी नहीं होगी जो बात आइन से हटके हो, जो बात तहरीक के इंसाफ के बयानिए से हटके हो, कोई बात ऐसी नहीं हो। आप गौर करें जरा, आप हम क्यों इन चीजों को हम एक रऊफ हसन की गुफ्तगू तो सुन रहे हैं, लेकिन रऊफ हसन से ज्यादा जो बेहतर जगह पे बैठे हैं वो शिबली फराज हैं। उसके बाद असद वो तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है ना, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि आप अपने बड़ों से पूछ के आ जाएं कि वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ग्रीन सिग्नल लें। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि कल कैदी नंबर 804 की एक बड़ी अहम तरीन उन्होंने अपनी एक पार्टी के कुछ लोगों को बुलाया है। अगर कल उन्हें इजाजत मिल गई मुलाकात की तो कल वो सारी चीजें फाइनल होकर बिल्कुल सामने आ जाएंगी, और वो जब सामने आएंगी चीजें तो ये बहुत से जो लबो लहजे हैं, बहुत से लोग जो अपनी मर्जी से ध्यान दे रहे हैं, बहुत से लोग जो शायद किसी और के पेरोल पे हैं या फिर गलत फहमी में बयान दे रहे हैं, ये सारी चीजें कल तक के लिए रोजेंगी। डिबेट ये करता है कि क्या कल इमरान खान से मुलाकात करने दी जाएगी, क्या इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी, ये चीजें जो है बड़ी जरूरी है, बड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि इमरान खान ने कल बुला लिया है और जिन लोगों को बुलाया है उनमें उनके बड़े अहम तरीन लोग शामिल हैं जो ये सारा कुछ करेंगे। आप गौर करें ना कि एक पंजाब की तरफ से इजाज चौधरी, साबिक गवर्नर और बहुत से लोगों की तरफ से भी मुज़ाकरात के हवाले से एक बाकायदा खुला खत सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो तमाम लोग जो असीर हैं या वो तमाम लोग जो समझते हैं कि हमें सियासत में आगे निकलना है, तो क्यों ना मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो खोले जाएं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात के दरवाजे खुलेंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे खुल रहे हैं और बहुत से लोगों का मौक़िफ़ अचानक से तब्दील होता नजर आएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बड़ा क्लियर कर दूं, अगर इन मुज़ाकरात में कोई ऐसी चीज ना मानी गई जो तहरीक इंसाफ कह रही है और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना मानने वाली हो, अगर वो कहते हैं कि ये जो मैंडेट है इस पे जनाब फौरी तौर पे चेक करें और इसका फैसला 1 महीने में करें, अदालतें करें फैसला, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर वो कहते हैं कि 8 फरवरी पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर वो कहते हैं कि जनाब जो जुम्मेदार है उसको सजा मिले, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर वो कहते हैं जनाब इस मुल्क के अंदर मुस्तफाना इंतखाबात जो है उसके लिए बाकायदा उसके लिए सिस्टम किया जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो हो सकता है वो किया जाए, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है। तो ये चीजें तो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक हैं और ये होनी भी चाहिए, और इन चीजों की वजह से ही आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बेहतरी होगी बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए ये बेहतरी होगी। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, इन तमाम चीजों से एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह होती है, वाज़ेह इशारा मिलता है कि काम होने जा रहा है और आने वाले दिनों में यस या नो, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, यस या नो, डू या डाई, इसमें से कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। और इसका आपको अंदाजा उस वक्त होगा अगर तो कप्तान के साथ मुलाकात की इजाजत मिल जाती है और 1 या 2 दिन में इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाती है जिन लोगों को उससे वो मिलना चाहता है, तो वो इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ और हल्के भी जाते हैं कि ये सुलह की तरफ जाए, ये मुल्क जो है इस्तेहकाम की तरफ जाए, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए।
तो फिर ये होगा। और अगर ये होगा कि इजाजत नहीं दी जाती, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती हैं, तो फिर आपको इसको और सब सारी कौम को ये एक वाज़ेह पैगाम मिल जाएगा कि मुज़ाकरात के रास्ते नहीं खुले और मुज़ाकरात के रास्तों में कोई ना कोई रुकावट है, वो हुकूमत की सतह पे है, किसी सियासी जमात की सतह पे है या कहीं और से है। आज आपको जरा बहुत सी आप देखें, आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि हमें सियासी मामलात को सियासत से हल करना होगा, अदालती मामलात को अदालतों में हल करना होगा और हमें हर कर सबको सियासी तौर पर बैठना पड़ेगा। और इरफान सदीकी ने आज फिर दोबारा दावा दी है और भी बहुत सी जगहों से बहुत सी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, और जब ये बहुत सी जगहों से बहुत सी आवाजें आएंगी, यानी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, तो उन आवाज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा इसके लिए अंदाजा लगाने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी के ऊपर मजीद बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मंजरनामा जो बन रहा है मुज़ाकरात के हवाले से, डायलॉग की मेज़ पे पहुंचने पे वो एजेंडा कितने निकाती होगा कि जिसको पहले तय करने के बाद, यानी TORs तय करने के बाद उस मुज़ाकरात की मेज़ पे जाएंगे। फिर किन किन पार्टीज़ का इंतखाब किया जाएगा, कुली तौर पे मुज़ाकरात होंगे या स्पेसिफिक होंगे, पिक एंड चूज़ किया जाएगा। अगर पिक एंड चूज़ होगा तो उसका फिर मंतकी अंजाम क्या देखने को मिलेगा, उससे पुरफज़ा माहौल पैदा हो सकता है। इसी पे बात करते हैं। मलिक आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, अगर देखा जाए तो बयान पहले आया शहरियार अफरीदी साहब का, शहरियार अफरीदी साहब के बयान के बाद शिबली फराज साहब का आया, वो उससे कदरे मुख्तलिफ था। फिर रऊफ़ हसन साहब का आया, वो शिबली फराज साहब से मुख्तलिफ है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि शहरियार अफरीदी साहब का बयान जो है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी असल में डायलॉग के हवाले से है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब ने जब 8 फरवरी के फौरी बाद इलेक्शन हुआ, सबसे पहले हम 3 लोग जाकर जेल में मिले थे, लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ थे और अली मोहम्मद खान साहब थे। तो हमने मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब के साथ बड़ी तफसील से बात, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो जो मिसाक मदीना और ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की बात की कि होना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, और उसकी बुनियादी जो हमारी बेस लाइन है वो ये है कि पहले हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस दिया जाए, जो मुकदमात सिविलियन के फौजी अदालतों में चल रहे हैं वो सिविलियन में वापस दिए जाएं, और जो बेगुनाह 9 मई अब आने को है, 1 साल हो गया, जो मुकदमात में बेगुनाह लोग जिसमें खवातीन हैं वो जेलों के अंदर क्या जो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं उनको रिहा किया जाए। ये 3-4 बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं। जाहिर है किसी न किसी झंडे के ऊपर ही मुज़ाकरात शुरू होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन पहले भी पंजाब हुकूमत ने जिस तरह अपनी पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया और पंजाब में उन्होंने किसी जगह पर भी हमें मुजाहरा नहीं करने दिया, पुरअमन एहतजाज। 2 दिन पहले जब मैं, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर एक पुरअमन हमने वॉक की और एहतजाज किया, शेख शाहीन साहब के दफ्तर के बाहर से एक रैली निकाली, उस पर भी हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं होते, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, लेकिन मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात की इन तमाम बहरानों का हल है। वो कब होंगे? वो उस वक्त होंगे जब ताकतवर हल्के चाहेंगे, और मुज़ाकरात से ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि ये जो हुकूमत है अब तक नाकाम हुई है हर शोबा जिंदगी में। पंजाब के अंदर जो हमारे काश्तकार हैं वो बेयारो मददगार हैं, गंदम का कोई खरीदार नहीं है, और महंगाई जिसका नाम रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसके अलावा जो लाकानूनियत है, जो दहशतगर्दी है, और जो मुल्क के बड़े बड़े मसाइल है वो वहीं के वहीं है। और हुकूमती हलकों से जब मैं देखता हूँ उनके मुंह लटके हुए हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रही कि हुकूमत है किसकी। आज डिप्टी वज़ीर आज़म को दिए गए बहुत काफी दिनों से इसहाक डार साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, और बाकी वज़रा भी। तो ना मरकज का कुछ पता है और ना पंजाब का कुछ पता है। बज़ाहिर तो ये बैसाखियों पर मबनी हुक्मरान फॉर्म 47 वाले मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि ताकत कहाँ पर है।
तो जब ताकतवर हल्के चाहेंगे तो मुज़ाकरात सीधी सी बात है उस वक्त होंगे। उससे पहले ये सारी गुफ्तगू है जो डॉक्टर साहब, मैंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने कल कुछ लोगों को बुलाया है, अपने साथियों को, जिनसे इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीजें तय की जाए। जी बिल्कुल राना साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। कल सोमवार है, सोमवार को बुकला की मीटिंग होती है और जुमेरात को पॉलिटिकल होती है। तो ख्याल यही किया जा रहा है कि कल खान साहब अपना कोई मौक़िफ़ और इस हवाले से कोई जो है ना हमें लाइन देंगे बुकला को कि आगे पार्टी में मुज़ाकरात, यानी कोई लाइन मिलेगी जिसपे वकला को लाइन्स दी जाएंगी जो आगे पार्टी रहनुमाओं को मुंतकिल की जाएंगी। आमिर डोगर साहब से राबिता दोबारा से बहाल करते हैं। राना साहब, इब्तदाई तौर पे शेर अफजल खान मरवत PAC के चेयरमैन, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा, क्योंकि खान साहब को जाके किसी ने बताया कि एक तो पंजाब में शेल्टर चाहिए और दूसरा ये कि स्पीकर साहब शायद ये इरादा रखते हैं कि शेर अफजल खान मरवत की जगह किसी और को PAC का चेयरमैन बना दें और वो इत्तेहादी जमात से ना हो, जिसकी वजह से साहिबजादा हामिद रज़ा का नाम हुआ। अब इसी इसना में जाके मरवत साहब जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब से और स्पीकर साहब से मिलने के बाद खान साहब से जाके मिलते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि मैं तो मिल के आऊँ, मेरे नाम पर तो कोई क्रॉस नहीं है, फिर उन्हीं का नाम बहाल रहता है। तो ये जो फैसले दिन ब दिन तब्दील होते हैं, इसके असरात पॉजिटिव देखेंगे? नहीं, असरात पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। जो भी फैसला करना है एक दफा करना चाहिए, जिसको भी बुलाना है। एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि जिसको भी बनाना है इसका फैसला खान साहब ने करना और एक ही दफा करना चाहिए। बयानिया भी एक होना चाहिए, तर्जमान भी जो है उनको भी इल्म होना चाहिए कि उन्होंने किस पे क्या बात करनी है, एक ही होना चाहिए। इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें, एक चीज सारे लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का और इमरान खान नाम है तहरीक इंसाफ का। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं किसी बहुत आगे जाकर ये फैसला कर लूंगा कि मैं इमरान खान को नीचे गिरा लूंगा, मैं इमरान खान जो है उससे आगे निकल जाऊंगा और मैं ही इमरान खान बन जाऊंगा, तो फिर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, ये उसकी सबसे बड़ी खमाकत होगी। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि बहुत से लोगों ने देखा नहीं क्या माजी में कि बड़े बड़े नाम जो इमरान खान को माइनस करने के लिए आए वो सब के सब सियासत पे खुद माइनस हो गए। जो इमरान खान को बिल्कुल नीचा गिराने के लिए आए खुद सियासत में नीचे गिर गए। बड़े बड़े लोग जो इमरान खान के खिलाफ स्टैंड ले रहे थे वो खुद इस काबिल भी न रहे कि आइंदा की सियासत में आ जाए। तो बहुत से लोग हैं और साथ में आपने ये नहीं देखा कि बहुत से लोग जो है कि वो जो दावे करते थे, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि ये टीवी टॉक शो में जो दावा करते हैं वो दावा सेम टू सेम होता है, फिर उन्हीं लोगों को बहुत से उन्हीं लोगों के पास जाकर वोट मांगना पड़ा जिनके मुताल्लिक वो टॉक शोज में मजाक उड़ाते थे, ऐसा ही मखसर उड़ाते थे। आमिर डोगर साहब दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर डोगर साहब, मैं बात राना साहब से कर रहा था कि इब्तदाई तौर के ऊपर वही सवाल आपसे करता हूँ कि शेर अफजल खान मरवत को PAC के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट किया गया, फिर बाद में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात गए पंजाब वालों ने किए कि जी हमें कुछ शेल्टर चाहिए, KP में तो हुकूमत है, सारे वहीं से बना दिए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्पीकर साहब शायद इस बारे में राज़ी नहीं है कि वो शेर अफजल खान मरवत को बनाएं, तो ये साड़ के अंदर किसी ऐसे को बना देंगे जिससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा। तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम आया। मीनवाइल जाके ख्वाजा आसिफ साहब से और स्पीकर से जाके शेर अफजल खान मरवत ने मुलाकात कर ली और खान साहब को जाके बताया कि मेरे नाम पे तो कोई एतराज़ नहीं, फिर उन्हीं का नाम आ गया। अब साथ में खान साहब ने तलब किया है कि तमाम कमेटीज़ के जो सरबराह बनाए जाने उनके नाम लाए जाएँ। तो ये जो फैसलों के अंदर देर पा हमें असर दिखाई नहीं देता, वो स्टैंड नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, पहली तो वजह यह है कि हम जिस हालत में पार्टी चला रहे हैं वो आप सब जानते हैं कि ये नॉर्मल हालात नहीं है कि जब पार्टी का सरबराह, और इस तरह राना साहब ने कहा कि फैसले उन्होंने ही करने हैं, इमरान खान का नाम है, वो खुद जेल में है और जेल हकाम ने जो मुलाकातों का सिलसिला है वो इंतहाई सख्त किया हुआ है। हफ्ते में एक पॉलिटिकल मुलाकात होती है जो 20 से 30 मिनट होते हैं और उस हफ्ते की मुलाकात के बाद जो भी बाहर बयान किया जाता है तो पूरा अगला हफ्ता उस पर बहस होती है कि ये नाम ठीक है या नाम नहीं है, या ये खबर ठीक है या खबर नहीं है, या खान साहब ने तो ये कहा था और बाहर आकर कुछ और कहा गया। ये एक जो है ना हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल पोजीशन ये है। फिर पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब भी जेल में, फिर पार्टी के सदर परवेज लाई साहब भी जेल में। इन गैर मामूली हालात के अंदर पार्टी जैसे चल रही है तो उसमें ये
जो शकूक व शुबात जो पैदा होते हैं ये कुदरती अमर है। लेकिन फैसला जाहिर है जो खान साहब जिसका नाम कहेंगे होगा वही। और फिर दूसरा, किसी को ये बात का नहीं पता कि ये जो चेयरमैन होता है PAC, ये बजरिया इलेक्शन होता है। बतौर चीफ विप मैंने 2018 में इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे तमाम स्टैंडिंग कमेटियों के, PAC के। जब मैंने शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट करवाया था चेयरमैन, और फिर बाद में राना तनवीर साहब को, ये बजरिया इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इलेक्शन होता है, क्योंकि पहले हम जो विप्स होते हैं पार्टियों के, वो बैठकर स्पीकर के साथ जो कमेटियाँ अपोजिशन की कमेटियाँ हुकूमत में रखी हुई होती है सबका दौर में, उसको बढ़ाकर वो आपस में तय कर लिया जाता है। फिर विप जो अपने चेयरमैनों की लिस्ट देता है और दोनों तीनों विप बैठकर उस इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अपोजिशन का ही PAC का चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन इसमें हुकूमत की रजामंदी जरूर इस हवाले से शामिल होती है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे तो फिर अपोजिशन का चेयरमैन मुंतखब कराना मुश्किल होता है। लेकिन 18 में भी हमने बड़े स्मूथ तरीके से सारा काम मेरे हाथ से हुआ, मैंने करवाया। 13 के अंदर भी मैं इस सारे सिस्टम का पार्ट था, वो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, और 8 में PMLN और पीपल्स पार्टी में किया। तो अभी नाम के ऊपर एक कंफ्यूजन है। जैसे जैसे स्टैंडिंग कमेटियों का अमल आगे बढ़ेगा तो बाशमूल PAC बाकी स्टैंडिंग कमेटियां जो अपोजिशन को मिल रही हैं, हम उम्मीद है कि वो लेने में कामयाब भी होंगे और मुशावरत के साथ उनके चेयरमैन मुंतखब करवा भी लेंगे। ये सारा काम चीफ विप से मुतल्लिका होता है। बाकी जो है ये सारी खबरें हैं मार्केट में जिनको तरीक़ेकार का शायद पता नहीं है, और वो कहते हैं कि स्पीकर ने नामजद करना है और स्पीकर ने इनकार कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। सही। अच्छा, ये तो बता दें जी, एक तो 30 तारीख आ गई, आप लोगों को गालबन 30 या 29 को बुलाया हुआ है जो ऑब्जेक्शन लगाया इन्होंने आपके इलेक्शन पे। एक तो उसमें क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, और दूसरा अब चूंकि पार्लियामानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो क्या अब KPK के अंदर नशिस्तें मिल जाएंगी? यकीनन इसमें हमारा मुकदमा मजबूत हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट में अब जाएंगे। और एक अभी नशिस्त कौमी असम्बली की तो फैसल अमीन गंडापुर से मुंतखब हुए हैं, वो SI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, इंतखाबी निशान घोड़े पर मुंतखब होकर उन्होंने 2 दिन पहले हल्फ उठाया है। तो अब हमारा मुकदमा तो बड़ा मजबूत है, लेकिन फिर वही वाली बात राना साहब आप भी समझते हैं, बच्चा समझता है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया था ये पूरा पुरसरात था। इन्होंने तो 47 हमें पॉइंट दिए थे कि इन ये यार्ड स्टिक है, इनको फॉलो करते हुए आपने एक एक कदम पे आगे बढ़ना है। वो हमने कर दिया। 2 महीने उन्होंने हमारा केस रखा। जब सारे इलेक्शन मुकम्मल हो गए, जिमनी भी, जनरल भी, दूसरी नशिस्तों के भी, सेनेट के भी, अब उन्होंने एक इतराज लगाकर फिर हमारे हवाले कर दिया। तो आप सब समझते हैं जब वो चाहेंगे तो ये 1 घंटे का काम है। जिस तरह के आपने देखा तो सजा याफ्ता अपने मुल्क से बाहर चले गए, जब उनके ऊपर हुमा का परिंदा बैठ गया, 15 दिन में आए रेड कारपेट से, सारे उनके मुकदमात भी वापस हो गए और उनको स्टेशना भी मिल। अच्छा आमिर डोगर साहब, जब आप ये हवाला दे रहे हैं हो या उनके भतीजे हो या जो भी हो, तो ये तो आपको पता है इस मुल्क में कानून और आइन तो कोई है नहीं। एक वो जिसको डोगर साहब, एक कैंडिडेट के SI के सीट के ऊपर मुंतखब हो जाना, तो उसके बाद सवाल ये है कि रूल्स अगर देखे जाएं, पहले अगर पार्लियामानी पार्टी तस्लीम नहीं किया गया था, तो अब अगर कर लिया गया है तो उसकी बिना के ऊपर पिछले लोगों को ऐड किया जा सकता है। ये मंतिक समझ से बालातर है कि उस वक्त ऐड नहीं किया और अब 84 के 84 कर लिए, वो टाइम लिमिट भी गुजर चुकी है। पिछले तो ऐड थे ना, टाइम तो लिमिट नहीं है। स्टैगर करके जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भेजता रहा उसमें हमें वो आजाद कहते रहे, जितने नोटिफिकेशन होते रहे, और वो टुकड़ों में किए। पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन होता था हर जनरल इलेक्शन का, जिसमें ECP जो है ना पार्टी पोजीशन जो है ना वो डिक्लेयर कर देती थी। तो ऐसी सीट तो वो गुल खिला रही है जिसकी मिसाल 70 सालों में किसी इलेक्शन में नहीं। कहने को तो एक आईनी इदारा, लेकिन आप जानते हो आईनी इदारा तो नहीं है, वो तो डिक्टेशन पे चल रहा है। जो उसको हुक्म मिलता है रात को, सुबह वो उसके मुताबिक ऑर्डर निकाल देते हैं। नहीं तो इस कौम की और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि कहने को तो हम कहते हैं कि ये जमहूरी है, लेकिन जमहूरियत है, कौन सी जमहूरियत है? जो वो चाहते हैं वो कुछ होता है।
ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई जमहूरी इदारा है, ना 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 जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात की ख्याल है कि यार तुमने सारी जिंदगी पोस्टों पर नहीं बैठना, कल को तुमने लोगों को फेस कर इस मुल्क में रहना है। हाँ, कनाडा चले जाओ तो अलग बात है, अमेरिका चले जाओ तो अलग बात है। किस मुंह से अपने बच्चों को और अपने वालों को दिखाओगे कि कौम याद रखेगी कि तुमने पाकिस्तान का स्याह तरीन इलेक्शन कराया, जिसमें तुमने एक पार्टी को इस तरह बुरे तरीके से हराया, उसे बदला लिया, उनके कैंडिडेटों के साथ क्या किया, उनके नशिस्तों के साथ किया, तो और उसके बावजूद तुम किस मुंह से दुनिया को दिखाओगे? पता नहीं, लोगों को तो ना मरना याद है और ना ये याद है कि ये कुर्सी सारी जिंदगी तो नहीं रहनी ना, आखिर साल 2 साल 4 साल के बाद यहाँ कई चले गए। लेकिन मैं तो इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम फिर भी जिसको कहते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, तमाम मसाइल का, तमाम तर जहाज के बावजूद तमाम हालात का, तमाम जो हमारे सामने रुकावटें हैं उन दीवारों को बूढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि ठीक है, हमने इसमें रहकर इसी तरह लड़ना भी है, मुजामत भी करनी है, और यहीं से हमें उम्मीद है कि रास्ता भी निकलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। इसका मकबूल तरीन पार्टी तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है, इमरान खान ही मकबूल तरीन लीडर हैं, बाकी तो सब उसके सामने बौने नजर आते हैं। अवाम अगर साथ है तो एक दिन तो आएगा कि अक्सरियत हासिल करेंगे, और वही दिन जो है जी नहीं आ गया जी। अवाम ने तो 8 फरवरी को साबित किया जी। अवाम तो साबित कर चुकी है। अवाम को सबरात कब मुंतकिल होंगे उसी दिन का इंतजार है। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सेटअप में वफाकी इत्तेहादी जमातें किस हद तक जालिन हैं? जो बयानिए जारी होते हैं, जो इक़दामात उठाए जाते हैं, वो इक़दामात किस हद तक मुशावरत में लेने के बाद उठाए जाते हैं, और फिर आने वाले दिनों में जब बजट की तश्कील हो रही होगी तो इसी तरह जालिन रहेंगे जैसे अब हैं, या इससे बेहतर हो जाएंगे या इससे कम हो जाएंगे? अभी मौजूदा सूरत हाल में किसानों वाला मामला है, तवानाई की कीमतें बढ़ाने वाला मामला है, या दीगर इक़दामात जो उठाए जा रहे हैं, इसमें दो बड़ी सियासी जमातें, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? जो बाज़ाहिर दिखाई देती है वैसे ही है या बैक एंड पे मंजरनामा कुछ और है? इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर भाई, अगर देखा जाए आज डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा निकला। एक वक्त था कि आपके दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा निकाला गया था। उस वक्त भी बातें बहुत से सियासी पंडित कहते थे कि ये आइन के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन वो ओहदा चला भी। लेकिन वो दो जमातें जो थीं उनके माबैन मुश्तरका मुआहिदे के तहत था कि दोनों वफाक की हिस्सेदार रहेंगी, पीपल्स पार्टी और PMLQ। अब एक ही जमात में वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म, ये मंतिक हमारी समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन बतौर इत्तेहादी आपकी समझ में क्या आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ असद भाई, जो सिचुएशन है अभी, हम ना तो हुकूमत का हिस्सा हैं ना हम हुकूमत में हैं, पर ऑफ कोर्स यस, हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, हम हुकूमत को गाइड करना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि नून लीग, काफ लीग, फे लीग, बात ये है कि इस क्राइसिस में से इस मुल्क को निकालना हमारी अवलीन तरजीह है। उस हिसाब से हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। अब ये उनके अंदरूनी मामले हैं। जो मैंने स्टडी किया था, जो लेटर निकला है, उसमें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर ज़रूर इन्होंने निकाला है। अभी उनको एडजस्ट करने के लिए है, साहिब मोहतरम को खुश करने के लिए है, मुझे नहीं पता, पर उसका कोई फ़ायदा या नुकसान मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना तो कोई ऐसे पावर्स हैं जो डेलीगेट किए गए हों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, ना कोई ऐसे अहकामात हैं जो वो दे सकते हैं। ये बड़ा क्लियरली नोटिफिकेशन के साथ आपको रूल्स ऑफ बिजनेस में मिलता है। तो एक ओहदा है, क्रिएट किया है इन लोगों ने। वाकई आपने सही कहा कि हमने भी पहले क्रिएट किया था, जब हमें किसी को एडजस्ट करना था अपने साथ, किसी को चलाना था अपनी हुकूमत के साथ। इन्होंने अपनी ही पार्टी में अपने ही प्राइम मिनिस्टर के साथ अपना ही एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा लिया। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि वो हमें एक्सप्लेन करेंगे इसकी ज़रूरत क्या थी, इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और एक जो हमें फिक्र की बात थी वो ये थी कि क्या हमारे जो
ट्रेजरी है, हमारे जो अखराजात हैं, उन पे कोई ज़्यादा असर पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास पावर्स ही नहीं है। तो ये उनको बताना चाहिए हमें कि इसका मकासद क्या थे ये पोस्ट क्रिएट करने के। अच्छा तैमूर भाई, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आप इत्तेहादी है इस हुकूमत की, जिसने इनको सहारा दिया हुआ है, इस नई पोस्ट पर किसी को भी, जिसको भी तैनात किया गया, जिसको भी तैनात किया जाना था, उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई? मेरे ख्याल से मुशावरत नहीं हुई है। अगर हुई भी है बहुत ऊपर लेवल पे, शायद जरदारी साहब के साथ हुई हो, पर अगर प्रेसिडेंट साहब को भी ऐसी कोई बात पता चलती तो मैं समझता हूँ कि अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करते। दिस केम एज अ न्यूज़ फ्रॉम द मीडिया टू अस, ये हमें पार्टी की तरफ से पता नहीं चला है। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, आप कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में 3 लोग होते हैं जो एक्टिंग वज़ीर आज़म के तौर पे होते हैं। एक स्पीकर कौमी असम्बली, दूसरे चेयरमैन सेनेट। अगर ये दोनों ना हो तो फिर तीसरा कोई वफाकी वज़ीर। अब उन्होंने वफाकी वज़ीर को ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, तो इसमें तो माइनस आप लोग भी हुए। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें कोई शौक है या हमारे चेयरमैन सेनेट को कोई शौक है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे आएँ। अगर ऐसे होता भी तो मैं समझता हूँ अवलिन तरजीह यही होती कि उनका अपना जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो इस पोस्ट पे जाए। जब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बने तो हम केयर टेकर या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने का भी शौक नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से हमें उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पर जैसे कि मैंने आपको कि उनको ज़रूर हमें बताना चाहिए था इसके पीछे मकसद क्या था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट क्रिएट करने का। इनको फ़ायदा क्या मिला या मुल्क को फ़ायदा क्या मिलेगा? अच्छा एक बात तैमूर भाई जानना चाहते हैं हम, कल एक शोर मचा सोलर पे टैक्स लगाया जा रहा है, नासिर हुसैन शाह साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, उस पर रात को शर्मिला फरूकी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कह दिया। हुकूमत कह रही है ऐसी बात कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी सबसे पहले इस पर स्टैंड लेगी कि ये जो होने जा रहा है ये हम नहीं होने देंगे। अगर ऐसी बात नहीं थी तो पीपल्स पार्टी ने किस पे स्टैंड लिया, और अगर ऐसी बात थी तो क्या पीपल्स पार्टी के स्टैंड से वापस हुई? राना साहब, ये एक हमें बात मीडिया के थ्रू पता चली और किसी क्वार्टर ने, जो कि शायद कंसर्न नहीं था इतना, पर किसी क्वार्टर ने पीएमएल से इस बात पे हमसे एग्री किया था। इस बात पे हमने यस किया था कि हाँ वो कुछ टैक्सेस लगाना चाह रहे हैं सोलर पैनल्स के ऊपर। तो उस पर हमने स्टैंड लिया। हमने कहा कि हम और टैक्सेस नहीं लगा सकते। हमारे एनर्जी मिनिस्टर नासिर शाह साहब ने बड़ा क्लियरली स्टांस लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो खबर थी एक फेक न्यूज़ थी और इसकी पीछे कोई बुनियाद नहीं है। तो अगर ये खबर गलत खबर थी तो ये छाया नहीं होनी चाहिए थी। और अगर ये उनके जहन में था ऐसा कोई टैक्स लगाना और उन्होंने आखिरी मोमेंट पे आके हमारी बात सुन के वो टैक्स लगाने से इनकार कर दिया है, उससे मुस्तफ़ी हो गए, तो वो भी एक अच्छी खुशाइन बात है। अच्छा तैमूर भाई, अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में हकीकी इक़दामात क्या हो रहे हैं? एक तरफ किसानों का मामला जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, और फिर बाद में ये भी बात हो रही है कि पंजाब के अंदर बिलखुसूस 30 तारीख को मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। फिर ये भी बात हो रही है कि उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। गंदम की कटाई का मौसम है, हुकूमत ख़रीद नहीं पा रही और दरामद भी उसी वक्त में हो चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में हम क्या समझें कि जो वफाक की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है कि 120 मैट्रिक टन की बजाय 140 मैट्रिक टन की बजाय हदफ जो है वो 180 का दे दिया है वज़ीर आज़म ने, तो ये खरीदेगा कौन? देखिए, ये तो एक सरासर ज्यादती हुई है किसानों के साथ, चाहे वो पंजाब के किसान हो चाहे वो सिंध के किसान हो। हमें सपोर्ट प्राइस का कमिटमेंट मिली थी कि 4,000 रुपये पर माउंट पे हमें ये गंदम गवर्नमेंट उठाएगी। गवर्नमेंट का एक फिक्स कोटा है। फॉर एग्जांपल उमरकोट ज़िले में लास्ट टाइम 1,80,000 कट्टे थे, इस बार वो 90,000 है। वो कम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की परचेजिंग एक लेवल पे होगी है। मेन मसला वहाँ पर होता है जो कि आपने सुना होगा, नेशनल असेंबली में भी बड़ा डिबेट हुआ, बड़ा उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने बात की कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्यों इतनी गंदम मंगवाई जब हमारे पास पूरी क्वांटम उस फसल की खड़ी हुई थी। तो या तो ये स्कैरसिटी करके प्राइसेस बढ़ा देते हैं, या फिर जो उनका हक हिलाल का 4,000 का रेट उनको मिलना था वो आज मुझे नहीं पता पंजाब में कितना है, पर आज सिंध के अंदर हमारे दोस्त पंजाब में अनाउंस तो सर 3900 किया गया है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो जो बाबू ऊपर बैठाए गए हैं वो 2,800, 3,000, 3,100, 3,200 में लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये मेरे ख्याल से एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कि ये उन्होंने इकदाम क्यों उठाई। उनका काम भी नहीं था, ये उनका जिम्मा भी नहीं था। और अगर कोई भी ये कैलकुलेट करता कि सिंध में पंजाब में कितनी गंदम काश्त हुई है तो
बड़ा एक सिंपल सा आंसर आता है कि आपको गंदम की ज़रूरत नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इस साल हमें बजाय इंपोर्ट करने के हमें गंदम एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो ये बहुत ही गलत फैसला हुआ है और इसका बड़ा नुकसान हुआ है। तैमूर साहब, आपकी पीपल्स पार्टी असेंबली में है, आप असेंबली में इस पे को करारदाद पेश करें कि कौन से निगरान सेटअप में किसने ये सारी एक्सेस की और ये सारा इतना बड़ा मुल्क का नुकसान करने वाला कौन था। पीपल्स पार्टी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए असेंबली के अंदर, एक करारदाद पेश करनी चाहिए और अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल राना साहब, हमने स्टैंड लिया है, डिबेट्स हुई हैं और ये डिमांड पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है कि आप एक इंक्वायरी करें जिसमें पता चले कि इसके पीछे किसके हाथ हैं, क्या मकसद थे और जो नुकसान आज जिन लोगों का हो रहा है, जिन फार्मर्स का हो रहा है, जिन हारियों का हो रहा है, वो नुकसान अब कौन भर के देगा। अच्छा तैमूर साहब, आप क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग आपकी ही जमात के वो मौजूदा सूरत हाल में PMLN पे तनकीद करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी वजह से वो हुकूमत में तो हैं। अब कादिर खान मंदोखेल साहब एक बात कहते हैं, बेशतर लोगों से मैं उस बारे में पूछ चुका हूँ, अभी कोई तसल्ली और तशफ़ी नहीं मेरी हो सकी। उन्होंने एक पेशीन गोई की कि कुछ अरसे बाद नवाज़ शरीफ साहब, वो कुछ अरसा इसी साल का ही कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को इस हुकूमती सेटअप से निकाल ले जाएंगे अपनी सियासी बका के लिए। ये किन बुनियादों पे वो बात कर सकते हैं? अगर तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है तो एक सियासी वर्कर होने के नाते आप क्या समझते हैं कि किस सोच के तहत उन्होंने कहा होगा? देखिए, ये मुझे नहीं समझ में आया कि इस बयान के पीछे मकसद क्या था, ये क्यों कहा गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये लाइन नहीं है, हमारी ये जो है प्रिंसिपल्स में शामिल नहीं है। हमें सिर्फ इस हुकूमत को असिस्ट करना है, इनकी अच्छाइयों को भी पोर्ट्रे करना है, इनकी बुराइयों को हमें सपोर्ट करके अच्छाइयों में बदलना है, इनके गलत फैसलों को हमें तब्दील करके अच्छे फैसलों में लाना है। तो मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए और हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। अभी तक जहाँ जहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, जहाँ जहाँ पर हमें समझ में आया है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो इस मुल्क के इकॉनमी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उस पर हमने स्टैंड लिया है। और हमारे स्टैंड लेने के बाद नून लीग ने अपने जो फैसले थे उनको चेंज किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वी शुड स्टे पॉजिटिव। अभी ये सब करने का और सोचने का टाइम नहीं है कि आगे क्या होगा और परसों। अभी सिर्फ इस मुल्क की तरक्की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल से हमें काम करना चाहिए। इस मुल्क की आपको नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है तैमूर भाई कि अगले चंद माह में कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि ये 5 साल आपकी स्टेडी हुकूमत चलनी है। 5 साल नून लीग का ही रूल रहेगा। पीपल्स पार्टी को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आगे आने का। हाँ, बातचीत के दरवाजे हमने हमेशा खुले रखे हैं, अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ हों। अगर वो बात करना चाहते हैं इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के मसलों के लिए, तो हम PTI से बात करने को तैयार हैं। पर अगर वो चाहते हैं कि उनके लीडर को आज़ाद किया जाए और उनको NRO दिया जाए, तो NRO हम ना खुद देंगे और ना कभी नून लीग को उनको देने देंगे। ना NRO दिया जाएगा, ना किसी और को देने की कोशिश करने देंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।